किया। जब से वो बाहर आई थी, वो सरीना पर कड़ी नजर रख रही थी। उसने मूल रूप से पूरी तैयारी की थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जा चुका था और उस समय सरीना को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ब्लैकलिस्ट होना एक अच्छी बात थी। वो अपनी ही तरह सरीना को भी बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा देर तक जश्न मना पाती, मैं फिर से बीच में आ गया। ये आदमी क्या है, हर बार वो सबसे क्रिटिकल मोमेंट पे आ जाता है। वो अब सरीना की खुशी नहीं देख सकती थी। वो अब उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। सरीना अब उसके अंदर एक जुनून बन गई थी। उसके दिल में चुभा हुआ एक कांटा। सच में उम्मीद नहीं थी। हमारी कंपनी को मिलने वाला सबसे पहला इवेंट इनविटेशन एक अवार्ड सेरेमनी होगा। कंपनी वापस आकर मैंने एमएस क्लेयर से इवेंट इनविटेशन नोटिस लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अक्टूबर के अंत में सिटी म्यूजिक हॉल में हवाईयन न्यू रिलीज चार्ट अवार्ड सेरेमनी आयोजित की जाएगी। इसे हाइनिन ने बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। काफी प्रतिष्ठित सेरेमनी है। हमने इस महीने के न्यू रिलीज चार्ट पर राज किया है। बेशक हमें इनविटेशन मिलेगा ही। मुझे बस हैरानी है कि सरीना और जीजाजी कितने गानों के लिए अवार्ड जीतेंगे। मिया, जो अभी भी अपने प्यारे बड़े सोफे को छोड़ने को तैयार नहीं थी, उस पर पालथी मारकर बैठी थी और मेरे हाथ में मौजूद नोटिस को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा रही थी। मैंने ऊपर देखा और मुस्कुराया। सच कहूं तो जीतना या न जीतना हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। आखिर ये अवार्ड्स मुख्य रूप से एक आर्टिस्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ाने और कंपनियों के साथ नेगोशिएशन करते समय उन्हें ज्यादा लाभ देने के लिए होते हैं। हमारी अपनी कंपनी में उस लाभ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जीतें या ना जीतें, वहां जाना और दिखना फिर भी अच्छा है। इस तरह पब्लिक की नजरों में आने से लोग निश्चिंत हो जाएंगे और ये कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड में एक लाइन और जोड़ देगा। आखिरकार अभी ये कंपनी वाकई एक शेल कंपनी जैसी दिखती है। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो सब हंस पड़े। कौन सी शेल कंपनी ऐसी दिखती है? बाकी सब छोड़िए, बस ये 2000 स्क्वायर मीटर का फ्लोर। कौन सी शेल कंपनी इसे रेंट पर लेने का खर्च उठा सकती है? सरीना और जीजाजी, ऐसा लगता है कि आप दोनों के पास सेरेमनी के लिए अभी आउटफिट्स नहीं है। आमतौर पर फॉर्मल वियर कंपनियों या स्पॉन्सर्स द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई स्पॉन्सर नहीं है। मिया ने सोफे पर कैजुअल कपड़ों में बैठे उन दोनों की ओर देखा और कहा। सोफे के किनारे बैठी मिस क्लेयर ने मिया के बाल सहलाए और सरीना और मुझसे फॉर्मल वियर के बारे में कहा, चलो कुछ कस्टम मेड करवाते हैं। आज दोपहर येदा चलते हैं और देखते हैं। वहां एक बिस्पोक फॉर्मल वियर बुटीक है। हमारे पास पर्याप्त समय है। ठीक है, मैं मान गया और इसलिए कंपनी में सबने लंच करने के बाद पूरा ग्रुप बातें करता हुआ लिफ्ट की ओर बढ़ा। बेचारा मैं बीच में 4 महिलाओं से घिरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ गौरैया चहचहा रही हों। चेंग यह सुनकर कि वे कपड़े खरीदने जा रहे हैं, साथ होली थी, तो चारों महिलाएं एक कार में बैठ गईं। मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं अपनी कार खुद चला रहा था। आगे वाली कार मेन रोड पर मुड़ गई। मैं पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कार के इंजन की एक तेज दहाड़ सुनाई दी। मेरी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। मैंने देखा कि दूर से एक पुरानी वाइन रेड कार आ रही है, जो बिना रुके एक्सेलरेट कर रही थी और सीधे सरीना और दूसरों को ले जा रही कार की ओर बढ़ रही थी। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद जम गई हो। मैंने सहज रूप से एक्सेलरेटर पर पैर जमा दिया और अपनी कार आगे बढ़ा दी। एक पल में मैंने अपनी कार सरीना की कार के सामने लगा दी। धातु के आपस में टकराने की एक भयानक आवाज गूंजी। मुझे अपनी आंखों के सामने दुनिया हिंसक रूप से घूमती हुई महसूस हुई। शीशे के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। टूटी हुई खिड़की के जरिए मैंने धुंधली सी एक झलक देखी। वो चेहरा पागलपन से इस कदर बिगड़ा हुआ कि पहचाना न जा सके। तो ये सब तुम ही थी, लू छन। मैं मुस्कुराया। मेरे मुंह से खून बह रहा था, फिर भी मैं मुस्कुराया। जब तक मैं यहां था, उसे चोट पहुंचाने के लिए कोई भी मेरे पार नहीं जा सकता था। कार के अंदर सरीना का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसने अपने पास मौजूद तीनों लोगों को देखा, जो पैनिक में चिल्लाते हुए कार से बाहर कूदे। उसने देखा कि मिस क्लेयर ने उसे कार से बाहर निकाला और अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसने देखा कि मिया खून से लथपथ लूचियान को, जो उतनी ही पागल लग रही थी, दूसरी कार से बाहर खींच रही है। उसने चेंग को पागलों की तरह इमरजेंसी लाइन और पुलिस को कॉल करते देखा। डमी सरीना ने पुकारा, उसकी आवाज बारिश की तरह थी। फिर वो अचानक मिस क्लेयर की पकड़ से छूट गई। उसके पैर डगमगा रहे थे और वो उस कार की ओर दौड़ी जो टुकड़ों में बिखर चुकी थी। कार के अंदर सारे एयरबैग्स पूरी तरह से खुल चुके थे। वो मेरा चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, बस मेरे शरीर से लगातार खून बह रहा था। सरीना के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो खामोशी से जमीन पर गिर गई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो मेरा हाथ थामना चाहती थी, लेकिन उनके बीच की वो छोटी सी दूरी किसी ईश्वरीय सजा की तरह महसूस हो रही थी।
सायरन और एम्बुलेंस की आवाजें हर तरफ से आने लगीं। वहां सब कुछ उथल पुथल हो गया, लेकिन सेरीना को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया इसी पल ढह चुकी थी। ये एक हॉस्पिटल था। मैंने अपने धड़कते हुए कनपटी को सहलाया और अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मेरे सामने एक सफेद छत थी। हवा में डिसइंफेक्टेंट की गंध थी। मैंने अपने दर्द करते हुए कमजोर शरीर को बैठने की स्थिति में खींचा और अपने सामने की हर चीज को खाली नजरों से देखने लगा। मैंने कल सिर्फ एक सेलिब्रेशन पार्टी में हिस्सा लिया था और कुछ एक्स्ट्रा ड्रिंक्स पी ली थीं। मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया? और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत लंबे समय से सो रहा था, कोई बहुत ही लंबा सपना देख रहा था। बस मैंने जो भी सपना देखा था, मुझे अब उसमें से कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर, डॉक्टर, इस कमरे का पेशेंट जाग गया है। इससे पहले कि मैं कोई मूवमेंट करता, मैंने एक यंग महिला की आवाज हैरानी में चिल्लाते हुए सुनी, डॉक्टर। अगले ही पल एक डॉक्टर ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर भागा। एक चमत्कार। बिना किसी संकेत के गहरी कोमा में पड़े किसी व्यक्ति की न्यूरल एक्टिविटी अपने आप ठीक हो गई है। डॉक्टर ने काफी देर तक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेरी जांच की, फिर पूरी तरह से अविश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर। हेलो, मैं कल रात बस थोड़ा ज्यादा सो गया था। ये उतना ड्रामेटिक नहीं है जितना आप इसे बता रहे हैं। ज्यादा सो गए थे? हाँ, कौन लगातार कई महीनों तक सोता है? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप जाग जाएंगे। कई महीने। मुझे हकीकत पर अपनी पकड़ ढीली होती महसूस हुई। ठीक है, जरूरी बात यह है कि आप जाग गए हैं। मैं एक थोरो एग्जामिनेशन करूंगा। जल्द ही मैं आपका चेकअप करूंगा। बेहतर होगा कि आप कुछ और समय ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में ही रुकें। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखी। रुकिए डॉक्टर, मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे हॉस्पिटल कौन लाया था? और जब आप कई महीने कहते हैं, तो क्या आपका मतलब है कि मैं कई महीनों से कोमा में था? मुझे ये सब समझने में मुश्किल हो रही थी। मुझे अर्जेंटली ये जानने की जरूरत थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। सटीक रूप से कहूं तो 3 महीने। जहां तक यहां लाने वाले की बात है, तो वो शायद आपका कोई कलीग था, क्योंकि जो भी था उसने आपको यहां छोड़ा और गायब हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे मुंह का कोना अनजाने में फड़कने लगा। 3 महीने? मैं वाकई पूरे 3 महीने से सोया हुआ था। अच्छा हुआ कि किसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। एक अनाथ होने के नाते अगर किसी ने मुझे ढूंढा न होता, तो 3 महीने बाद मेरा शरीर शायद सड़ने लगा होता। डॉक्टर ने उसके बाद और कुछ नहीं कहा और मेरा थोरो एग्जामिनेशन करने की तैयारी शुरू कर दी। पूरी दोपहर उसी में निकल गई। एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स ने डॉक्टर तक को हैरान कर दिया। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं था। कोई ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर मैं शुरुआत में ही इतनी गहरी कोमा में कैसे चला गया था। उस दोपहर के दौरान मुझे अपनी स्थिति की डिटेल्स भी पता चलीं। पता चला कि हॉस्पिटल में छोड़े जाने के बाद डॉक्टर खुद भी मुश्किल स्थिति में थे। किसी फैमिली मेंबर के मौजूद न होने के कारण उन्होंने मेरा आक्रामक तरीके से इलाज करने की हिम्मत नहीं की थी। बाद में जब हॉस्पिटल को पता चला कि मैं एक अनाथ हूं, तो उन्होंने मेरे इलाज के लिए एक चैरिटेबल फाउंडेशन से असिस्टेंस फंड्स के लिए अप्लाई किया था। एकमात्र समस्या ये थी कि वे चाहे जो भी करते, मैं ऐसा लग रहा था जैसे कभी नहीं जागूंगा, एक जिंदा लाश की तरह। वे बस इतना ही कर सकते थे कि मुझे वार्ड में रखें और हर दिन मेरी बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स का ध्यान रखें। मैं कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। मैं हर दिन वर्कआउट करता था, लेकिन 3 महीने बेड पर रहने ने मुझे एक निचुड़े हुए कपड़े की तरह कमजोर बना दिया था। बस बैठना भी एक स्ट्रगल था। मेरा शरीर कितना कमजोर महसूस हो रहा था, इस बारे में सोचते हुए मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ कि मैंने ये फीलिंग पहले कहीं सपने में महसूस की है। एक पल तक उस सोच के साथ बैठने के बाद जब कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने अपना सिर झटक दिया और उन बिखरे हुए विचारों को किनारे कर दिया। अभी सबसे जरूरी चीज अपने शरीर को वापस नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाना था। लगातार कोशिशों के बाद 3 दिन बाद मुझे आखिरकार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भले ही ये शरीर अभी भारी एक्सरसाइज नहीं झेल सकता था, लेकिन चलने जैसी बेसिक चीजें अब पूरी तरह से मैनेजेबल थीं। अपने खाली अपार्टमेंट में वापस आकर मैंने अपना फोन उठाया और हाल की न्यूज स्क्रॉल करने लगा। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। कुदरती तौर पर किसी को पता नहीं चला होगा कि मैं 3 महीने से कोमा में था। शायद ज्यादा से ज्यादा मेरे पुराने कलीग्स को पता हो। हालांकि अब तक उस छोटे रिकॉर्ड लेबल ने मुझे वैसे भी निकाल दिया होगा। आखिर मैं बस एक मामूली सॉन्ग राइटर था। जो इंसान हमेशा अकेला रहा हो, उसके लिए 3 महीने काफी थे। दुनिया में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। थोड़ी देर स्क्रॉल करने के बाद मैंने फोन जेब में डाला और फिर से अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। घर में एक भी इंग्रेडिएंट नहीं था। मुझे बाहर जाकर स्टॉक लाना था। मैं पास के मॉल गया, कुछ देर चीजें चुनी और ढेर सारा ग्रोसरी का सामान लेकर वापस पैदल आ रहा था। हे मिस्टर, क्या आप कुछ फूल खरीदना चाहेंगे? मॉल के बाहर प्लाजा में गुलाबी गालों वाली एक छोटी बच्ची ने एक छोटा सा बुके ऊपर उठाया और उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं रुक गया। मेरे हाथ पहले से ही इतने भरे हुए थे कि मैं कुछ और नहीं उठा सकता था।
लेकिन जब मैंने उस बच्ची के हाथ में हल्के बैंगनी रंग के लेवेंडर का गुच्छा देखा तो मेरे सीने में एक अजीब अकथनीय दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे कोई आवाज मेरे कान में धीरे से कह रही हो, इसे खरीद लो मिस्टर। लेवेंडर की फूलों वाली भाषा उस प्यार को दर्शाती है जो इंतजार करता है। ये आपके लिए अच्छी किस्मत लाएगा, एक गुच्छा खरीद लीजिए। उस छोटी बच्ची की आवाज फिर से आई। मैं होश में आया, अपने हाथों का ग्रॉसरी का सामान नीचे रखा और अचानक मुस्कुरा दिया। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से बच्ची का सिर थपथपाया। तुम्हें पता है, लेवेंडर का एक और मतलब भी होता है, और वो है प्रायश्चित और उम्मीद। उस छोटी बच्ची की प्यारी मुस्कान के बदले मैंने लेवेंडर का एक गुच्छा खरीद लिया। मैं नहीं जानता था कि मैं ये शब्द कैसे जानता था, ठीक वैसे ही जैसे मैं ये नहीं जानता था कि घर वापस आते समय मेरे अंदर वो जमा हुआ दर्द कहाँ से आया था। मैं बस वहीं सुन खड़ा रहा, इस खाली खोखले अपार्टमेंट को घूरता रहा। मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे इस घर से कुछ गायब है। सेरीना, तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लो, वरना जब जीजाजी जागेंगे और तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। हॉस्पिटल के बेड के पास सेरीना ने उस गर्म हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था, भले ही मिया साइड से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बेड पर लेटी उस आकृति पर टिकी थीं, एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटी। डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से है, बाकी सब नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो जाग क्यों नहीं रहे हैं। वो बस इसी तरह शांति से सांस लेते हुए लेटे हैं जैसे कि वो कभी नहीं जागेंगे। मैं तुमसे कह रही हूं, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो कम से कम लिली के बारे में तो सोचो। 3 दिनों से तुम दोनों में से किसी को नहीं देखा है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि नन्ही लिली पर क्या गुजर रही होगी? उस छोटी बच्ची ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन टीचर ने मुझे बताया। वह अकेले में चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही है। पास ही मिस क्लेयर की सख्त आवाज गूंजी। लिली का नाम सुनकर आखिरकार सेरीना की आंखों में कुछ चमक दिखाई दी। वह तेजी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। 3 दिनों तक 24 घंटे जागते रहने की वजह से खड़े होते समय उसका शरीर डगमगा गया। लिली, अगर वो जागे और उन्हें पता चला कि छोटी बच्ची का ये हाल है तो वो टूट जाएंगे। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अभी भी लिली का ख्याल रखना था। मैं घर से निकल चुका था। जब से हॉस्पिटल में जागा था, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा था, अकेला रहने वाला इंसान। लेकिन अब मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खोखला है और कुछ गायब है, जैसे मैं कुछ भूल गया हूं। मैं किसी चीज के लिए तड़प रहा था, पर नहीं जानता था कि वो क्या है। मुझे बस इतना पता था कि ये एहसास असहनीय था। मैं एक दिन जागा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का एक टुकड़ा कहीं गुम हो गया है। मेरे अंदर कुछ मुझे तलाश करने के लिए प्रेरित कर रहा था, अपने दिल के एहसास का पीछा करने और उसे खोजने के लिए, उस चीज को ढूंढने के लिए जिसकी ओर ये अनकही तड़प बढ़ रही थी। अक्टूबर के अंत की रात की ठंडी हवा चल रही थी। मैं एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठा था। मैंने खुद को गर्म रखने के लिए शराब की एक बोतल खरीदी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका ढक्कन खोला, शराब की तेज गंध मुझे लगी और मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और सहज रूप से अपनी नाक रगड़ी। मैं नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन अपने सामने रखी उस ड्रिंक को देखकर मुझे अचानक उससे घिन होने लगी। आखिरकार मैं उसे पीने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मैंने नफरत से ढक्कन वापस लगाया और उसे एक तरफ रख दिया। तभी कहीं से आई एक आवारा बिल्ली ने मेरा ध्यान खींचा। वो कन्वीनियंस स्टोर के दरवाजे पर अपने पंजे मार रही थी और लगातार म्याऊं म्याऊं कर रही थी। रजिस्टर पर बैठी यंग महिला को शायद इसकी आदत थी। वो आराम से उठी, कुछ खाना लिया, दरवाजे पर आई, नीचे झुकी और उसे खाना खिलाया। उस आवारा बिल्ली ने उसका हाथ चाटा, खाना मुंह में दबाया और चली गई। वो महिला खड़ी हुई और बिल्ली को जाते हुए देखने लगी। उसकी आंखों में एक शांत लगाव था। अगर आप इसे पसंद करती हैं तो इसे घर ले जाकर पाल क्यों नहीं लेती? मैं खुद को रोक नहीं पाया और ऊपर देखकर उनसे पूछ लिया। वो यंग महिला ठिठक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये अजीब सा दिखने वाला आदमी, जिसने शराब की बोतल खरीदी और फिर उसे पीने से इनकार कर दिया, अचानक बोल पड़ेगा। उसने उस तरफ देखा जहां वो बिल्ली गायब हुई थी और एक हल्की आह भरी। वो मुड़ी और मुझे समझाने लगी, मैं अभी इसका ख्याल रखने के काबिल नहीं हूं। जब तक मैं इसकी ठीक से देखभाल न कर सकूं, मैं इसे घर नहीं ले जाऊंगी। मिस्टर, क्या आपने ये कहावत नहीं सुनी? अगर आप किसी का साथ हमेशा नहीं निभा सकते तो शुरू में ही उन्हें अपनी आदत मत डालिए, क्योंकि पहले की तुलना में वो जीव जिसे प्यार मिला और फिर छोड़ दिया गया, वो पूरी तरह मायूसी में डूब जाएगा। मैं, जिसे उसने मिस्टर कहा था, खामोश हो गया। उन शब्दों ने मेरे दिल में फिर से अचानक दर्द जगा दिया। घर छोड़े हुए मुझे ये 10वां दिन था। मुझे लगा जैसे आखिरकार मुझे पता चल गया है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। आप किसी राज को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में मेरे तीसरे दिन सबको पता चल गया। इंटरनेट पर तुरंत जैसे धमाका हो गया। हर तरह का मीडिया एक साथ वहां पहुंच गया। हर बड़े प्लेटफॉर्म पर जलती हुई सुर्खियां छप गईं। नेटिजन्स को यकीन नहीं हो रहा था।
इतने दिनों के इंतजार के बाद जो खबर उन्हें मिली वो इतनी दिल दहला देने वाली थी। हर कोई इसे स्वीकार करने में स्ट्रगल कर रहा था। वो आदमी जिसने अभी अभी सीन में आकर अकेले पूरे म्यूजिक वर्ल्ड को चुनौती दी थी, वो इस तरह गिर गया था। उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन सच ने उन्हें खामोश कर दिया। ऑफिशियल न्यूज रिपोर्ट्स आ गई थी जिन्होंने पुष्टि की कि ये घटना सच थी और घटना के कारण की भी रिपोर्ट दी। एक महिला द्वारा गहरी नफरत और रंजिश के चलते किया गया कार क्रैश। मैं अभी कोमा में था और मुझे होश नहीं आया था। हर नेटिजन का दिल चिंता से भर गया। वे सब सेरीना के वेबो अकाउंट पर दौड़ पड़े, उसका हाल पूछने लगे और उसे हिम्मत देने लगे। सेरीना, स्ट्रांग रहो, तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकलना होगा। हम सबको यकीन है कि वो ठीक हो जाएंगे। ये जानबूझकर किया गया मर्डर अटेम्प्ट है। सीरियसली, क्या उस घटिया महिला पर मर्डर अटेम्प्ट का चार्ज नहीं लगना चाहिए? जब मैंने पहली बार ये न्यूज देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पता चला कि ये सच है तो मैं खामोश हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। इस दौरान उस आदमी ने हमें जो खुशी और इमोशन दिए हैं, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में उसकी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। मुझे लगा था कि मैं इंडस्ट्री के नए एरा का गवाह बनूंगा। उम्मीद नहीं थी। आह, नेटिजन्स जितना दुखी थे, तियान एंटरटेनमेंट और बाकी सभी कंपनियां उतनी ही खुश थीं। वे मन ही मन उम्मीद कर रहे थे कि मैं इसी तरह कोमा में रहूं और कभी न जागूं। यहां तक कि लूगा ने भी चुपके से राहत की सांस ली। सच तो ये है कि मैंने उन पर जो प्रेशर डाला था वो बहुत ज्यादा था, किसी भी इंसान या किसी भी कंपनी द्वारा डाले गए दबाव से कहीं ज्यादा। दूसरे लोग या कंपनियां कम से कम आपसे हितों पर नेगोशिएशन तो करती थीं, मैं बिल्कुल नहीं करता था। मैं एक ऐसा अनोखा इंसान था जो किसी और के रूल से नहीं खेलता था, और ऊपर से ये शख्स असाधारण रूप से टैलेंटेड था। अक्टूबर के अंत में हवाईयन न्यू रिलीज चार्ट अवार्ड सेरेमनी तय समय के अनुसार आयोजित की गई, लेकिन लोगों की इस सेरेमनी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इस बार बेस्ट न्यू सॉन्ग अवार्ड और बेस्ट सॉन्ग राइटर अवार्ड के विनर कभी सामने ही नहीं आए। समय सबसे बेरहम चीज है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एक बार फिर अपनी पुरानी लय में लौट आया। जो आदमी टूटते तारे की तरह चमका था, वो अब खामोश हो चुका था। अक्टूबर के बाद हवाएं बदल गईं। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड साल के अपने सबसे भव्य प्रोग्राम चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस का स्वागत करने वाला था। चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस एक बैटल एरिना कॉम्पिटिशन था। इसकी देखरेख पूरी तरह से हाइनिन द्वारा की जाती थी और इसमें देश भर की एंटरटेनमेंट कंपनियों को म्यूजिक बैटल एरिना फॉर्मेट में कॉम्पीट करने के लिए इनवाइट किया जाता था। ये वो मानक भी था जिससे किसी एंटरटेनमेंट कंपनी को आंका जाता था। बिग थ्री के बिग थ्री होने का कारण यही था कि चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस के हर सीजन में वे हमेशा टॉप 3 जगहों पर कब्जा करते थे। प्रोग्राम के रूल्स भी बहुत सिंपल थे। कंपटीशन वेन्यू के भीतर 3 एरिना एक साथ चलते थे। पिछले सीजन के 3 एरिना चैंपियंस डिफेंडिंग कंपनियां थीं, जिनमें से प्रत्येक डिफेंस के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सिंगर भेजती थी। कोई भी दूसरी कंपनी आगे आकर चैलेंज दे सकती थी। जीतने वाली साइड डिफेंडिंग स्पॉट पर दावा करती और 7 पॉइंट्स हासिल करती। हारने वाली साइड को 0 स्कोर मिलता। जहां तक जजिंग की बात है, वो भी उतनी ही सीधी थी। पूरी प्रोसेस में केवल ऑडियंस द्वारा वोट दिए जाते थे। वहां कोई जज नहीं होता था। हाइनिन पूरे समय डेटा की निगरानी और उसे लागू करता था। जो ऑडियंस मेंबर्स वोट देना चाहते थे, उन्हें अपनी असली पहचान का उपयोग करना और मिनिमम वॉच टाइम पूरा करना जरूरी था, और उन्हें वोट डालने के लिए देखते समय मैन्युअल रूप से चेक इन टास्क भी पूरे करने होते थे। इससे वोट मैनिपुलेशन की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। हर साल ये वो समय होता था जब सभी नेटिजन सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। सिर्फ इस साल जब भी लोग इस कंपटीशन के बारे में सोचते तो वे एक आह भरे बिना नहीं रह पाते। वे सब सोच रहे थे, अगर वो आदमी यहाँ होता तो ये कैसा नजारा होता। इस साल की चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस कैसी होगी, यह कोई नहीं जानता था। और कोई ये भी नहीं जानता था कि क्या शी एंटरटेनमेंट इस कंपटीशन में हिस्सा भी लेगा या नहीं। शहर के एक अस्पताल के अंदर चेन फोंग अकेला बेड के पास बैठा था। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और वो मुझसे बातें कर रहा था। ओल्ड जंग, अगर तुम सच में मर्द हो तो अब जाग भी जाओ। मैंने तुम्हारी भाभी को घर भेज दिया है। पिछले कई दिनों से वो सुबह रात यहीं थी। उसका वजन बहुत कम हो गया है। छोटी लिली को अभी भी कुछ पता नहीं है। हम उससे ये बात छिपा रहे हैं, लेकिन वो बच्ची बहुत स्मार्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसे तुम्हारे दिए हुए गुड़िया को सीने से लगाए फूट फूट कर रोते देखा था। चेन फोंग लेटे हुए मुझसे बातें करता रहा। इस दौरान उसकी आवाज धीरे धीरे फटने लगी थी। शी एनिमेशन के सामान्य रूप से चलने के अलावा शी एंटरटेनमेंट पूरी तरह से बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम इस कंपनी की आत्मा थे। अब जब आत्मा चली गई है तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पल में हर चीज पर पॉज बटन दब गया हो। सेरेना ने किंडरगार्टन से लिली को लिया और घर लौट आई। अपार्टमेंट अभी भी वही छोटा सा स्पेस था, बस अभी उसकी आंखों में ये बिल्कुल खोखला और खाली लग रहा था। उसने लिली की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं की। उसे डर था कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाएगी। नन्ही लिली ने अपनी मम्मी के पैर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली।
अपना सिर पीछे झुकाकर सेरेना के मुड़े हुए चेहरे को देखा। फिर उसका अपना छोटा सा सिर झुक गया और उसने अपने होंठ भींच लिए। वो जानती थी कि मम्मी दुखी है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि डैडी कहाँ चले गए हैं। वो मम्मी से बेताबी से पूछना चाहती थी कि क्या डैडी अब उन्हें नहीं चाहते, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। वो बस और भी अच्छी बनकर रह सकती थी, इस उम्मीद में कि जब डैडी किसी दिन वापस आएंगे तो वे देखेंगे कि उनकी बेटी कितनी अच्छी बच्ची रही है। सेरेना ने लिली को सुला दिया, लेकिन उसे खुद नींद का नामो निशान महसूस नहीं हुआ। वो चुपचाप बेडरूम से बाहर निकली और सोफे पर सिमटकर सुध बुध खोकर बैठ गई। इन दिनों वो घर पर कम से कम समय बिता रही थी। इससे पहले के दिनों में, यहाँ तक कि रातों में भी वो अस्पताल में ही रहती थी। वो चाहती थी कि जब मैं जागूं तो वो पहली चीज हो जिसे मैं देखूं। यही वजह थी कि मिस क्लेयर और दूसरों ने उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया था। अंधेरे में सेरेना ने अपना शरीर सिकोड़ लिया। उसकी आंखें सूनी और खाली थीं। इन दिनों वो खुद से पूछ रही थी, अगर उसने उसे कभी वापस नहीं बुलाया होता तो क्या चीजें अलग होती? क्या उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता? अगर वो यहाँ होता तो वो निश्चित रूप से समझ जाता कि वो अभी क्या महसूस कर रही है। लेकिन वो नहीं था। उसे कोई जवाब नहीं दे सकता था। काफी देर बाद सेरेना चुपचाप खड़ी हुई। वो मास्टर बेडरूम में वापस नहीं गई। इसके बजाय वो साइड वाले कमरे में गई। उसने साइड वाले कमरे का दरवाजा धकेला। इसे एक छोटे से स्टडी रूम में बदल दिया गया था। डेस्क पर पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट के कागज बिखरे हुए थे। सेरेना चुपचाप उसी जगह बैठ गई जहां वो हमेशा बैठता था। एक एक करके उसने डेस्क पर पड़े कागज इकट्ठा किए और उन्हें व्यवस्थित किया। ये सब होने से पहले वो हमेशा बहुत देर रात तक व्यस्त रहता था। उसने तो इसके लिए उसे डांटने की योजना भी बनाई थी, लेकिन अब वो उसे डांटने के लिए केवल उसके जागने का इंतजार कर सकती थी। उसने दराज खींची। जैसे ही सेरेना इकट्ठा किए हुए कागजों को अंदर रखने गई, उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। मुख्य दराज में पांडुलिपियों का एक मोटा ढेर उसकी नजर में आया, जो हर तरफ से संगीत के सुरों और बोलों से भरा हुआ था। घर छोड़ने के बाद ये पहली बार था जब मैं यहाँ वापस आया था। लिटिल सन अनाथालय। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मेरे अंदर कहीं गहराई में एक तड़प थी जो मुझे यहाँ आकर देखने के लिए खींच रही थी। इस वक्त मैं वाकई किसी बिखरे हुए अजनबी जैसा दिख रहा था। मैंने कई दिनों से शेव नहीं की थी। मेरे बाल जंगली झाड़ियों की तरह उलझे हुए थे। जब मैं अनाथालय के गेट पर खड़ा होकर अंदर देख रहा था तो गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड भी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी चोर पर नजर रख रहा हो। लेकिन फिर भी मैंने उसे देख लिया। अंदर एक जोड़ा बच्चों को देख रहा था। बच्चे उस जोड़े के चारों ओर जमा हो गए थे। वे उन दो वयस्कों को अपना सबसे अच्छा, सबसे सभ्य और प्यारा रूप दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैंने एक छोटी बच्ची को एक लॉलीपॉप, जो उसने न जाने कब से सहेज कर रखा होगा, उस जोड़े के हाथों में देते देखा। उनका हाथ थामकर उन्हें मम्मा और डैडी पुकारते देखा। देखते ही देखते अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ क्यों आया था, मैं ये सब देखने क्यों आया था, लेकिन ये देखकर मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ खो दिया है, जैसे कभी मुझे भी बिल्कुल इसी तरह जीत लिया गया था। लेकिन वो इंसान कौन था? मेरी यादें एक उलझन बन गई थीं। मेरी सांसें और भी उखड़ने लगीं। मुझे लगा जैसे मैं किसी चीज को पकड़ने ही वाला हूं, फिर भी वो बार बार छूट रही थी। मैं क्या भूल गया था? लानत है, मैं आखिर क्या भूल गया था? मैं जमीन पर बैठ गया और बेबसी में अपनी मुट्ठियां कंक्रीट पर मारने लगा। उस पल हथेलियों से खून बहने के बावजूद मुझे शायद ही कुछ महसूस हुआ। मैं बस चाहता था कि वो दर्द मेरे अंदर जमी हुई किसी चीज को हिला दे। मेरे इस पागलों जैसे व्यवहार ने जल्द ही सुरक्षा गार्डों को उनके केबिन से बाहर खींच लिया, पर मेरे प्रति हमदर्दी की वजह से नहीं। वे बस इस बात से डरे हुए थे कि मैं अंदर बच्चों को डरा दूंगा और मुझे वहां से भगाना चाहते थे। दो गार्डों द्वारा घसीटकर सड़क के कोने तक पहुंचाए जाने तक मेरा दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। मैं बस दर्द में अपने सिर को हाथों में दबाए बैठा रहा। जैसे जैसे आंसू गिरते रहे, मैं जितना याद करने की कोशिश करता, मेरा दिमाग उतना ही उलझता और अस्त व्यस्त होता जाता। लेकिन उस पल मैं यकीन के साथ कह सकता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती याद भूल गया था। अचानक कोने से एक जाना पहचाना संगीत गूंजा, जिसने मुझे वहीं जमा दिया जहां मैं सिर पकड़कर बैठा था। आखिरकार मैंने ये फैसला कर ही लिया। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, मुझे परवाह नहीं, जब तक तुम भी वैसा ही महसूस करो। दिमाग में आते संगीत के साथ साथ एक के बाद एक धुंधली सी जानी पहचानी आवाजें भी गूंजने लगीं। जेम्स रिवर्स, तुम बेवकूफ हो क्या? लो, अब हम बराबर हो गए। गाने के बिल्कुल अंत में एक छोटी सी बच्ची की कोमल आवाज मेरे पूरे दिमाग में गूंज उठी। डैडी, भूख लगी, खाना। उस पल मैं बिल्कुल स्थिर हो गया। मेरी आंखों से अभी भी बिना रुके आंसू बह रहे थे, लेकिन उसी पल सब कुछ साफ हो गया। मैंने अपने जोर जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखा और अचानक मुस्कुरा दिया। मुझे याद आ गया। मुझे आखिरकार सब याद आ गया। सेरीना और नन्ही लिली।
इस पूरी दुनिया में वे ही मेरा एकमात्र सहारा थे। 8 नवंबर रात 8 बजे शहर का स्टेडियम चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। तीनों अखाड़ों अरीनाज में यिंग हाई एंटरटेनमेंट की पहली डिफेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टॉप टियर आर्टिस्ट लीना थी। शांक्षी एंटरटेनमेंट ने अपनी हमेशा की रूढ़िवादी रणनीति पर कायम रहते हुए एक अनुभवी कलाकार को भेजा था। वहीं तियान एंटरटेनमेंट ने अपनी कंपनी की सबसे चर्चित सिग्नेचर आर्टिस्ट शांग रुकिंग को मैदान में उतारा था। जहां तक चैलेंजर्स की बात है, हर दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनी ने भी अपने वर्तमान लोकप्रिय कलाकारों को भेजा था, भले ही वे जानते थे कि वे बिग थ्री उन 3 अडिग पहाड़ों को नहीं गिरा सकते। हारने का मतलब भी एक्सपोजर बढ़ना था, तो क्यों न कोशिश की जाए। लगातार 3 मुकाबले हुए। कलाकारों की व्यक्तिगत ताकत हो या गीत लेखन, बिग थ्री ने दुनिया को अपना दबदबा दिखाया। तीनों चुनौतियां हार में समाप्त हुईं। डिफेंडिंग चैंपियंस ने सफलतापूर्वक अपना मैदान संभाले रखा। वेन्यू पर काफी हलचल थी, लेकिन ऑनलाइन चर्चा पिछले सीजन की तुलना में बहुत कम थी। सब इसलिए क्योंकि नेटिजन्स को अचानक एहसास हुआ कि वे अब इन गानों से जुड़ नहीं पा रहे थे। वे गाने बुरे नहीं थे, लेकिन वे दिल को छू भी नहीं रहे थे। मेरे संगीत ने उनके कान बिगाड़ दिए थे। अब इन गानों को सुनना नीरस और बेस्वाद लग रहा था। नेटिजन्स को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया से सारी खुशी ही खत्म हो गई हो। अचानक होस्ट की आवाज स्क्रीन के जरिए सबके कानों में पहुंची। अगला, कृपया चुनौती देने के लिए शी एंटरटेनमेंट की सेरेना का मंच पर स्वागत करें। उस पल नेटिजन्स को अपने कानों पर शक हुआ। क्या सेरेना? वे बस एक पल के लिए रुके, फिर जल्दी से अपने फोन उठाए और स्क्रीन की ओर देखा। वो वाकई सेरेना थी। सेरेना एक लंबे काले गाउन में, पीला चेहरा, आंखों में दुख की एक झलक लिए बैकस्टेज से धीरे धीरे मंच पर आई। वो आज तियान एंटरटेनमेंट को चुनौती दे रही थी। मिस क्लेयर और मिया ने चिंता भरी नजरों से सेरेना को मंच की ओर जाते देखा। उनमें से कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसने अचानक अपना मन कैसे बदल लिया। ऐसा लगा जैसे उस एक रात के बाद जब सेरेना घर आई थी, अगले दिन वो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गई थी। वे अब सामने खड़ी सेरेना में मेरी एक झलक भी देख पा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि सेरेना अचानक कंपनी में वापस क्यों आई थी, या उसने खुद से ये घोषणा क्यों की थी कि कंपनी चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस में भाग लेगी। सिर्फ सेरेना खुद जानती थी। वो अब मंच पर खड़ी नीचे दर्शकों की ओर देख रही थी। लाइट्स मध्यम हो गईं। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके पीछे बड़ी स्क्रीन पर एक नाम उभरा जिसने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। शी। ओ मेरे भगवान, शी वापस आ गया है। भाइयों, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। मुझे एक पल के लिए रो लेने दो। बोल, रचना, अरेंजमेंट सब कुछ शी का है। क्या हम वो जुमला कह सकते हैं? शी सिर्फ बेहतरीन चीजें ही बनाता है। शी यहां है, बिल्कुल पहले की तरह। सेरेना शांति से मंच पर खड़ी थी। संगीत शुरू हुआ। संगीत धीरे धीरे बढ़ने लगा। संगीत के साथ ही एक अकेला आंसू उसके गाल से नीचे ढलका। जिसने भी ये देखा, उसे अपने दिल में एक अनचाही जकड़न महसूस हुई। अगले ही पल सेरेना ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी अलौकिक आवाज हर किसी के कानों तक पहुंची और उस क्षण में हर दिल टूटने की कगार पर पहुंच गया। वो साफ, शुद्ध आवाज झरने के पानी की एक अंजलि की तरह नेटिजन्स के दिलों में उतरी और बूंदों में बिखर गई। सिर्फ 2 लाइनों के बोल में ही हर कोई मेरे प्यार की गहराई महसूस कर सकता था। मैं रो रहा हूं। यह जेम्स रिवर्स ने सेरेना के लिए लिखा था, है ना? जरूर वही होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। वह उससे कितनी गहराई से प्यार करता होगा जो इस तरह स्वर्ग से प्रार्थना कर रहा है। प्यार में कड़वाहट भी है और मिठास भी। सेरेना गाती रही, जो तुमसे इतना प्यार करता है, ऊपर वाला उसे इस तरह सोए रहने की अनुमति नहीं देगा। मंच पर सेरेना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी मर्जी के बिना आंसुओं की 2 धाराएं उसके गालों पर लुढ़क गईं। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर वो नहीं कर सकी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि मैं उस पूरे समय किस काम में व्यस्त था। गाना जारी रहा। उसकी आवाज में बेबसी और दर्द ने लोगों को अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर दिया। मंच पर सेरेना ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। उसके होंठ शिकायत में भिजे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस गाने का इस्तेमाल उसे ये बताने के लिए कर रहा हूं कि डरो मत, कि अगर एक दिन मैं उसके साथ न भी रहूं तो मैं स्वर्ग से उसकी देखभाल करने के लिए कहूंगा। लेकिन वो मुझे बताना चाहती थी कि वो हमेशा जो चाहेगी वो मैं ही हूं, यहीं उसके पास। उसके लिए स्वर्ग किस काम का? वो उसे नहीं चाहती थी। दुख की एक झलक और बेबसी के एहसास के साथ संगीत फिर से दर्शकों के कानों में गूंजा। मंच के पीछे बड़ी स्क्रीन पर संगीत के साथ तालमेल बिठाते हुए मैकेनिकल सबटाइटल्स एक एक करके दिखाई देने लगे। अलास्का की प्रसिद्ध खाड़ी। समुद्री पानी के घनत्व डेंसिटी में अंतर के कारण पानी 2 रंगों, पीले और नीले रंग का हो जाता है, जो आपस में मिलने से इनकार कर देते हैं। ये एहसास उन 2 लोगों की तरह है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही वे एक दूसरे की पहुंच के भीतर हों, पर साथ रहने का कोई रास्ता नहीं है। तो गल्फ ऑफ अलास्का,
गल्फ ऑफ अलास्का का मतलब ये है। दर्शक दांत भींचकर मंच पर सेरेना को देख रहे थे, उनकी आंखें दुख से भरी थीं। अचानक उनमें ये प्रबल इच्छा जागी कि अस्पताल में घुसकर मुझे जबरदस्ती काटकर जगा दें। तुम्हारी औरत का दिल इस तरह टूट रहा है और तुम अभी भी वहां सो रहे हो। जाग जाओ, तुम्हें सोने की इजाजत नहीं है। इस गाने ने दर्शकों को एक सामूहिक इमोशनल ब्रेकडाउन में डाल दिया। ये बहुत ही विनाशकारी था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पास कहने के लिए 1000 बातें थीं, पर कहने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वो हल्का और कोमल दुख भरा गाना जारी रहा। इसने उनके दिलों पर एक शांत निशान छोड़ दिया। शहर में वापस शी एंटरटेनमेंट के भीतर चेंग पहले ही फूट फूट कर रो रही थी। आंसुओं का सैलाब बह रहा था। एंजेला उसके बगल में बैठी थी और उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपा रही थी। एंजेला ने अपनी आंखें उठाईं और स्क्रीन पर उस महिला को इतनी भावनाओं के साथ गाते हुए देखा और अपने दिल में एक शांत आह भरे बिना नहीं रह सकी। जब वो पहली बार सेरेना से मिली थी तो उसने केवल यही सोचा था कि ये व्यक्ति सौम्य है और उसकी आवाज खूबसूरत है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे महसूस होने लगा कि सेरेना में अपनी इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी। बस वो हमेशा लोगों को एक सजावटी व्यक्तित्व, डेकोरेटिव फिगर का आभास देती थी, जैसे पर्दे के पीछे सारा भारी काम मैं ही कर रहा हूं। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब सेरेना कंपनी में वापस आई और शांत कुशलता के साथ सब कुछ व्यवस्थित किया, तब उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। ऐसा नहीं था कि सेरेना में इच्छा शक्ति की कमी थी। बात यह थी कि मैं हमेशा वहां मौजूद था। सेरेना को अपनी इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, या शायद अधिक सटीक रूप से कहें तो सेरेना ने हमेशा अपनी ताकत छिपाई थी और स्वेच्छा से मेरे पीछे खड़े रहने वाली महिला बनना चुना था। एक प्रतिष्ठित परिवार में पली बढ़ी एंजेला स्वाभाविक रूप से सेरेना के इस तरह के चरित्र को नहीं समझती थी। वो नहीं कर सकती थी जो सेरेना ने किया था। शायद केवल वही व्यक्ति जो खुद भी एक अनाथ रहा हो, मेरे जैसा कोई, उसे वास्तव में समझ सकता था। और नेटिजन्स या शी एंटरटेनमेंट के विपरीत तियानमे एंटरटेनमेंट इस समय सामूहिक रूप से अवाक था। वे टेलीविजन स्क्रीन को देख रहे थे, सेरेना की आवाज सुन रहे थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि जेम्स रिवर्स के कोमा में होने के बावजूद वो अभी भी चीजों को हिलाने डुलाने में कैसे सक्षम है। हेड सीट पर बैठी ली गाओ के चेहरे की मुस्कान उसी पल जम गई जब सेरेना मंच पर आई। सेरेना का वहां दिखना और तुरंत तियानमे एंटरटेनमेंट के अखाड़े को चुनौती देना, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था। वो यहां तियानमे एंटरटेनमेंट को मंच से नीचे गिराने के लिए आई थी। चेयरमैन लू, ऑनलाइन मोमेंटम को देखें। शांग रूचिंग के खिलाफ ये मैच थोड़ा अनिश्चित लग रहा है। बोर्ड के सदस्यों में से एक अब और शांत नहीं बैठ सका। अपने सामने स्क्रीन पर डेटा को देखते हुए उसने बेचैनी से अपना मुंह खोला। लू गाओ इस बारे में पूरी तरह शांत थे। उन्होंने खारिज करने वाले अंदाज में हाथ हिलाया और कहा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? हमने पहले ही 1 पॉइंट स्कोर कर लिया है। अगर हम ये मैच हार भी जाते हैं तो भी ये केवल एक टाई होगा। हम इसे अगले मैच में वापस ले सकते हैं। मैं वास्तव में ये जानना चाहता हूं कि क्या जेम्स रिवर्स जाग गया है। जेम्स रिवर्स के बिना सेरेना अकेली थी। लू गाओ बिल्कुल नहीं डरे थे, लेकिन जेम्स रिवर्स, वो विसंगति, एनोमली, मैं मानूंगा कि मैं अभी भी थोड़ा असहज हूं। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वो लड़का एक सामान्य इंसान नहीं है। लू गाओ ने नीचे एक मैनेजर से पूछा, जिसने तुरंत जवाब दिया, लेटेस्ट खबर यह है कि वो अभी भी नहीं जागा है। अस्पताल ने भी पुष्टि की है कि वे भी नहीं जानते कि जेम्स रिवर्स को कभी होश आएगा या नहीं। अच्छा है, कितनी शर्म की बात है कि जेम्स रिवर्स ने सेरेना के लिए इतने गाने छोड़ दिए। भले ही हम ये राउंड हार जाएं, अगली बार मैं विल के साथ एक रैप ट्रैक निकालूंगा। देखते हैं वे उसे कैसे संभालते हैं। बाकी सब चाहे जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हों, सिटी स्टेडियम में दर्शक इस समय से पहले ही इमोशनल मोड में चले गए थे। अलास्का की खाड़ी ने सभी को खामोश कर दिया था। वे केवल अपनी आंखें बंद कर सकते थे और इस शुद्ध हृदय विदारक एहसास को शांति से महसूस कर सकते थे। और हाइनिन की आधिकारिक लाइव स्ट्रीम में आखिरी कमेंट पूरे 1 मिनट तक जमा रहा। जो लोग वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे हमेशा एक साथ अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, जब तक कि प्यार पर्याप्त गहरा न हो या जब तक उन्हें जीवन और मृत्यु अलग न कर दे। उसके बाद, उस कमेंट के बाद किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे बस खामोशी से उस गाने को सुनते रहे। आखिरी हिस्से के लिए कोई संगीत नहीं था। सेरेना की शांत और कोमल गुनगुनाहट उसके साथ चल रही थी। लाइटें धीरे धीरे मध्यम होती गईं। गाना अंधेरे में खत्म हुआ। सेरेना ने नीचे मौजूद दर्शकों के सामने झुककर गहरा सम्मान प्रकट किया। जब लाइटें वापस जलीं तो वो मंच पर नहीं थी, लेकिन दर्शकों को शायद पता था कि वो कहाँ गई है। वहां कोई शोर शराबा नहीं हुआ। इसके बजाय हर कोई एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। एक तरफा प्यार इसलिए था क्योंकि वो व्यक्ति वहां नहीं था, लेकिन अगर वो व्यक्ति वापस आ जाए तो वो सबसे खूबसूरत अंत होगा। अब मंच का समय शांग रूकिंग की परफॉर्मेंस के लिए था, लेकिन वो भी जानती थी कि वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों न गा ले, वो आज की रात के उस गमगीन मिजाज को नहीं बदल सकती थी। सेरेना ने सफलतापूर्वक सभी को इस माहौल में खींच लिया था।
ये वह मुकाम था जहां पहुंचने का सपना हर गायक देखता है। यह एक महान गीत द्वारा गायक को दी गई अनोखी शक्ति भी थी। वो गीत और गायक दोनों ही स्तरों पर हार चुकी थी। उसमें अभी तक उस तरह की साझा भावना पैदा करने की क्षमता नहीं थी। आसमान में सितारे बिखरे हुए थे। रात की ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ के एक रास्ते पर मैं साधारण कपड़ों में सहज गति से लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा था। भले ही मेरा चेहरा पहचान में ना आने की हद तक थका हुआ था, लेकिन मेरी उन आंखों में एक साफ चमकती हुई रोशनी टिमटिमा रही थी। पिछले 2 दिनों में मैंने अपनी दुनिया की आखिरी चीज भी विभिन्न अनाथालयों को दान कर दी थी। अब मुझे यहां रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा। इस दुनिया में मेरा बंधन दूसरी दुनिया में था। आखिरकार मैं इस छोटे से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। मेरी आंखों की चमक और तेज होती गई। मैंने तारों भरे आसमान की ओर देखा और लगा जैसे मैं दूसरी तरफ देख पा रहा हूं। मेरे कदम शांत और दृढ़ता से आगे बढ़े और उसी पल मेरे कान में एक आवाज गूंजी। वो आवाज कन्वीनियंस स्टोर वाली उस लड़की जैसी लग रही थी, और फिर भी ये उस लॉलीपॉप वाली छोटी बच्ची की तरह भी लग रही थी। क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? वो आवाज हवा में सवार होकर सीधे मेरे कानों में उतरी। मैं मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो शुद्ध और असीमित खुशी से भरी थी। मैंने जवाब में गहराई और दृढ़ता से सिर हिलाया। मेरे पैर आगे बढ़ते रहे। मेरे सामने हजारों फीट गहरी खाई थी। मैं बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था, लेकिन तभी अचानक मैं ठिठक गया। रुको, उस घटिया आदमी का क्या? चलते रहो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक अचानक और जोरदार किक ने मुझे हवा में उछाल दिया, लेकिन हवा के शोर के बीच मैंने ऊपर से आती एक आवाज साफ सुनी। तुमने उसे पहले ही घटिया कह दिया है, तो अब उसमें बचाने लायक कुछ बचा नहीं है। वैसे भी दुनिया में कौन खुद को इस तरह कोसता है? हवा मेरे कानों के पास चीख रही थी। उस पल सब कुछ अचानक मेरे लिए साफ हो गया। दोनों दुनिया, वे हमेशा एक ही व्यक्ति थे, बस मेरी अपनी चेतना का एक दूसरा पक्ष। क्या कमाल का कमीनापन है। मैं जोर से हंस पड़ा, पहले से कहीं ज्यादा खुश। मैं एक टूटते तारे की तरह नीचे गिरा और अगले ही सेकंड में सब कुछ अंधेरा हो गया। डांगचांग पीपुल्स हॉस्पिटल। सेरेना थककर चूर होकर वापस अस्पताल पहुंची थी। आधी रात का वक्त था, पर इस बार उसने किसी की नहीं सुनी, न यूनजियर की और न ही मिया की। वो सीधे अस्पताल चली आई। उस गाने को पूरा करने के बाद उसके दिल और दिमाग में बस मेरे ही ख्याल थे। इस पूरी दुनिया में कोई भी उसे उस तरह नहीं समझता था जैसे मैं समझता था। हम एक दूसरे के लिए ही बने थे। किस्मत के बारे में वो पुरानी कहावत है, न क्या ये ईश्वर ही नहीं है जो सबसे बेहतरीन इंतजाम करता है? मेरे हॉस्पिटल रूम के अंदर चेन फोंग अभी भी मुझ पर नजर रखे हुए था। इस दौरान ज्यादातर समय सेरेना ही मेरे पास अकेले रुकती थी, और जब सेरेना नहीं होती थी तो सिर्फ चेन फोंग को ही यहां रुकने का पूरा हक था। इस वक्त चेन फोंग ने अभी अभी सेरेना की परफॉर्मेंस देखी थी और उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने फिर से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बड़बड़ाने लगा, हे जेम्स, जेम्स सुन उसे, उसका दिल कितना बुरी तरह टूटा है। आखिर तू कब तक सोते रहने का इरादा रखता है? लेकिन अगले ही पल चेन फोंग ठिठक गया। उसने यांत्रिक रूप से नीचे देखा, उस हाथ को घूरते हुए जिसे उसने थाम रखा था। वो कसम खा सकता था कि उसने अभी अभी एक उंगली में हरकत महसूस की थी। हे भगवान जेम्स, क्या तू जाग गया है? चेन फोंग हकलाया। उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी थीं, लेकिन मैंने अभी भी आंखें नहीं खोली थीं। चेन फोंग वहां सुन्न खड़ा रहा, मेरे चेहरे को देखता रहा। उसने उन सब बातों के बारे में सोचा जो उसने अभी अभी कही थीं, फिर एक बार कोशिश की। हे जेम्स, उसका दिल टूट गया है। उसके हाथ में मौजूद उंगलियां फिर से फड़कीं। चेन फोंग झटके से खड़ा हो गया। उसने दंग होकर अविश्वास के साथ मुझे देखा। अब मेरी पलकें भी फड़फड़ा रही थीं। तू पागल है? अगर मरना नहीं चाहता तो मुझे फिर से गाली दे ताकि मैं सुन सकूं। मेरी पलकें शीशे की तरह भारी महसूस हो रही थीं। मैंने उन्हें खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरी चेतना ने अभी अभी अपने पैर जमाए ही थे कि मैंने उस बेवकूफ चेन फोंग को खुद को पागलों की तरह कोसते हुए सुना। वो फटी हुई भारी आवाज सुनकर और मेरी आंखें खुलते देख चेन फोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वर्ग से आई खुशी की लहर ने उसे भिगो दिया हो, जैसे तपती गर्मी के दिन बर्फ जैसी ठंडी कोक की बोतल गटक ली हो। वैसी ही गहरी रूह तक पहुंचने वाली राहत। डॉक्टर, डॉक्टर, ये जाग गया। मैंने इसे गाली देकर जगा दिया। चेन फोंग ने कुछ और नहीं सोचा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया। डॉक्टर अभी अस्पताल पहुंचे ही थे कि गलियारे में 3 आकृतियां अचानक अपनी जगह पर जम गईं। सेरेना मुड़ी, उसके होंठ थोड़े खुले रह गए और उसकी बादामी आंखों से आंसू पहले ही ढलकने लगे थे। चेन फोंग को जब कोई डॉक्टर नजर नहीं आया तो उसने सेरेना के चेहरे के भाव देखे और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। हे, मैंने जेम्स को गाली देकर जगा दिया। सेरेना ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए।
उसका चेहरा शुद्ध अविश्वास से भर गया। मिस क्लेयर की नाक में जलन महसूस हुई और वो खुद भी रोने रोने को हो गईं। सेरेना पहले से ही लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर दौड़ रही थी। उसने अंदर झांका। हमारी आंखें मिली और उसका स्वागत साफ चमकदार आंखों की एक जोड़ी ने किया। सेरेना ने अपना मुंह खोला, पर उसे कहने के लिए एक शब्द भी नहीं मिला। तब तक मैंने खुद को बैठने के लिए मजबूर कर लिया था और मैं बेड पर सीधा बैठा था। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा, दरवाजे पर खड़ी उस आकृति को देखा, वो जाना पहचाना चेहरा जिसे देखने के लिए मैं तरस रहा था। मैं मुस्कुराया। मेरी आवाज अभी भी थोड़ी फटी हुई थी। मैं वापस आ गया हूं। उन शब्दों का असली मतलब और कोई नहीं समझ सकता था, सिर्फ सरीना समझती थी। पल भर में उसके होंठ कांपने लगे और उसी क्षण उसकी आंखों की गहराई से आंसू बह निकले।